नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर उद्धव ठाकरे की पुलिस ने यानी कि महाराष्ट्र पुलिस ने जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के एक पत्रकार, एक कैमरामैन और एक ओला टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार करा दिया था, इलीगली डिटेन किया था, उसके बाद में रिपब्लिक टीवी NHRC जाता है और आज ही इस मामले में अदालत से भी बड़ा फैसला आ गया है। इन तीनों लोगों को, जिनके नाम अनुज कुमार, यशपाल जीत और दिलीप धनाबड़े हैं, इनको आज जमानत दे दी गई है और साथ ही साथ इनको किसी भी प्रकार के प्रतिबंध को भी अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है। जैसा कि पुलिस ने कहा था कि इन्हें ज़्यादा घूमने की आज़ादी न दी जाए। दरअसल मामला ये था कि करजत जो कि रायगढ़ में है, महाराष्ट्र के, उसमें उद्धव ठाकरे का एक फार्म हाउस है और फार्म हाउस को लेकर इस पत्रकार अनुज कुमार को एक सूचना मिली थी कि वहाँ पर कई सारी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं और उसी को कवर करने के लिए अनुज कुमार अपने साथी कैमरामैन यशपाल जीत के साथ में एक ओला गाड़ी करके, जिसको दिलीप धनाबड़े चला रहा था, लेकर करजत पहुंचा था। और करजत जाने के बाद में जब उद्धव ठाकरे के कर्मचारियों को ये पता चला कि ये उनके जो राज हैं उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें डिटेन करा दिया और बाद में उन्हें जमानत भी नहीं लेने दी गई। ये पूरा मामला तूल पकड़ा और रिपब्लिक टीवी ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उसके बाद में वो लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आज इसको लेकर केस भी दर्ज किया, लेकिन उसके बाद में अदालत में आज फिर से जमानत याचिका लगाई गई और अदालत को लगा कि अब जब चूंकि इसमें मानवाधिकार आयोग आ गया है, तो इसलिए इस मामले को ज़्यादा देर तक नहीं खींचा जा सकता और मजबूरी में आकर अदालत को आज इन तीनों लोगों को जमानत देनी पड़ी। लेकिन इस जमानत के बाद में तमाम जो सवाल उठ रहे हैं वो उद्धव ठाकरे की सरकार पर, उसके काम करने के तरीके पर उठ रहे हैं। अभी जब 2 दिन पहले एक नेवल ऑफिसर को पीटा गया था शिवसेना के गुंडों के द्वारा और उसके बाद में उन गुंडों को, चूंकि वीडियो फुटेज में उनके फोटोग्राफ्स आ गए थे, वीडियोज आ गए थे, उसके बाद में उनको गिरफ्तार तो किया था महाराष्ट्र पुलिस ने, लेकिन उसके 10 मिनट के अंदर ही उन्हें छोड़ दिया था। इसको लेकर सवाल उठे थे कि एक तरफ गुंडे जो एक पूर्व नौसैनिक अधिकारी को पीटते हैं, उसके साथ अभद्रता करते हैं, उसको जानलेवा हमला करते हैं, उनको 10 मिनट में बेल दे दी जाती है, और दूसरी तरफ जो पत्रकार अपना काम कर रहे हैं, जो पत्रकारिता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती पकड़ा जाता है, टॉर्चर किया जाता है और उनको जमानत भी नहीं दी जाती है। तो इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और आज इसमें एक बड़ा मोड़ आया है जब मानवाधिकार आयोग ने एक करारा तमाचा मारा उद्धव ठाकरे को और उसके बाद एक और बड़ा तमाचा महाराष्ट्र सरकार उद्धव ठाकरे को मारा अदालत ने। अदालत ने ये कह दिया है कि इनको डिटेन करना ठीक नहीं था। अगर पत्रकार किसी तरीके का कोई रुकावट नहीं डाल रहे थे काम में या किसी को दिक्कत नहीं पैदा कर रहे थे, तो उन्हें अपना काम करने दिया जा सकता था, जो कि नहीं करने दिया गया। और इसको लेकर रिपब्लिक टीवी ने यह भी कहा था कि उनके पत्रकारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने सूत्रों का हवाला दें कि किन लोगों ने, यानी आप उसको विसिल ब्लोअर कह सकते हैं, जिसने सूचना दी होगी इस पूरे के पूरे अतिक्रमण को लेकर या अवैध निर्माण को लेकर, जो कि करजत के उस फार्म हाउस में उद्धव ठाकरे ने करार रखा था। उसको लेकर अब उद्धव ठाकरे सरकार ये दबाव बनाती हुई दिख रही थी कि उन सभी सूत्रों का हवाला दिया जाए, उनके डिटेल दी जाए, जिससे शिवसेना के गुंडे जाकर उनको पीट सकें, उनको डरा धमका सकें, जैसा कि उन्होंने आजकल बहुत बड़े स्तर पर कर रखा है। आज एक और वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति जिसने उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई पोस्ट की थी, उसके बाद शिवसेना के गुंडों ने उसको पकड़ा, सरेआम उसकी पिटाई की और उसके आधे सर को गंजा करके उसकी जो भवें होती हैं उनको भी मशीन से काट दिया। और उसके बाद में वो शिवसेना के गुंडे खुलेआम उस वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उद्धव ठाकरे हमारे भगवान हैं, उनके खिलाफ किसी तरीके की पोस्ट कोई करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसका यही हाल हम शिवसेना वाले करेंगे। जिस तरीके से नेवल ऑफिसर के ऊपर अटैक हुआ, उसको लेकर रक्षा मंत्री ने भी संज्ञान लिया था और उस मामले में भी शिवसेना जिस तरीके से निर्लज्ज बनी हुई, बेशरम बनी रही, और वही सब कुछ इस रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों के मामले में हुआ कि किस तरीके से इन्होंने इस पूरे मामले में फांसीवाद का जो एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। लोगों को याद दिलाई कि किस तरीके से इंदिरा गांधी के समय पर देश में इमरजेंसी जब लागू हुई थी तो प्रेस वालों को पकड़ पकड़ कर जेल में भेजा गया था। जिन लोगों ने ये सब भुगता था उन्हें तो याद है, लेकिन जो नई पीढ़ी है उसको पता नहीं है
है। अब वो नई पीढ़ी उद्धव ठाकरे की जो नए तरीके का फांसीवाद शिवसेना के गुंडे चला रहे हैं, इसको देखकर समझ सकती है। क्योंकि इंदिरा के ज़माने में भी संजय गांधी की जो यूथ ब्रिगेड हुआ करती थी, वो भी इसी तरीके की गुंडागर्दी करती थी, जिसमें कमलनाथ जैसे लोग हुआ करते थे, HKL भगत जैसे लोग हुआ करते थे। आज वही सब कुछ संजय राउत और बेबी पेंगुइन के गुंडे महाराष्ट्र में करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम पूरे देश से आलोचना हो रही है, लेकिन आलोचनाओं का कुछ असर उद्धव ठाकरे को ऊपर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि कल उन्होंने मीडिया से बात तो की, लेकिन इस पूरे मामले पर कुछ नहीं बोला। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कुछ नहीं बोला। और सवाल ये भी उठ रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर कि एक तरफ वो पत्रकारों के खिलाफ तो केस दर्ज कर देती है, लेकिन उन अपराधियों के खिलाफ, उन हत्यारों के खिलाफ, उन सभी ड्रग लेने और देने वालों के खिलाफ केस दर्ज करने में इतना समय लगाती है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार देते हैं। तमाम देश में आलोचना होती है, सोशल मीडिया पर बाकायदा इसको लेकर अभियान चलते हैं। उसके बावजूद उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो किसी तरीके का एक्शन नहीं लेती है, बल्कि इनएक्शन के मूड में रहती है। और अगर IPC के तहत देखा जाए तो इनएक्शन भी एक तरीके का अपराध होता है। अगर आप अपराध का कमीशन करते हैं या ओमिशन करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे अब एक तानाशाही पूर्ण सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर मातोश्री यानी सोनिया गांधी का आशीर्वाद है और पितोश्री शरद पवार भी अब उसको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमाम में सब नंगे होते हैं, वो वाली कहावत महाराष्ट्र में से होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो, ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार और लूट में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के हमजोली बने हुए हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि कोई भी एक दूसरे की कमियों को उजागर नहीं होने देना चाहता है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे के कुकर्मों पर पर्दा डालती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके की घटनाएं पिछले एक हफ्ते के अंदर और उससे पहले 3 महीनों के अंदर हुई हैं मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उसके बाद में जो जनता है उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से उन सभी लोगों के खिलाफ दमनकारी नीति महाराष्ट्र की उद्धव सरकार उठा रही है, जो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे कलाकार हो या सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी करता है, तो उससे भी ये लोग गुंडागर्दी से पेश आते हैं। और ये गुंडागर्दी करते समय ये भूल जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व सैनिक रहा है, देश की सेवा में जिसने अपनी जवानी दी है, उसके खिलाफ तो कम से कम इन्हें विनम्रता से पेश आना चाहिए। लेकिन चूंकि शिवसेना के जो गुंडे हैं उन्हें विनम्रता से कोई लेना देना नहीं है। और अब चूंकि संजय राउत जैसा व्यक्ति जो खुलेआम अपने जो सामना में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोलता है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ भी बोलता है, देश के गृह मंत्री पर सवाल उठाता है, देश की सेना पर सवाल उठाता है, और ऐसे व्यक्ति द्वारा जो लोग इंस्टिगेट किए जाते हैं, जो लोग उकसाए जाते हैं, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे, वो किसी नियम कानून को मानेंगे। उनके लिए नियम कानून वही है जो वो सोचते हैं, जैसा कि आज शिवसेना महाराष्ट्र में करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस पूरे मामले में मानवाधिकार आयोग किस तरीके से डांट लगाता है शिवसेना को, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से केस ले लिया है उसके बाद में निश्चित तौर पर जो रिपब्लिक टीवी के पत्रकार हैं अनुज कुमार और कैमरामैन यशपाल जीत के मामले में अब महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जाएगा और उन्हें मानवाधिकार आयोग के सामने जवाब भी देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से किरकिरी इनकी बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई थी जब ये CBI की जांच का विरोध कर रहे थे, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर भी जब केबल टीवी पर बैन लगाने की बात की गई शिवसेना के द्वारा, उसमें भी सवाल उठाए गए थे। तो हर जगह से अब इनकी किरकिरी हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अदालतें इन पर सवाल उठा रही हैं, तमाम संस्थाएँ सवाल उठा रही हैं, तमाम जो लोग हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि उद्धव ठाकरे इन सभी बातों पर चुप्पी साध लेते हैं और वो कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी न समझा जाए, मैं बोल नहीं रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास उत्तर नहीं है। इस तरीके की बातें करके उद्धव ठाकरे सफाई देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पास चूंकि वास्तव में जवाब नहीं है उन कुकर्मों का जो उनकी पार्टी, उनके पार्टी के नेता और उनके साथ के मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र का गृह मंत्री CBI की जांच का विरोध कर रहा था और बाद में वो खुलेआम
जो मुख्य आरोपी थी, मुख्य अपराधी थी इस मामले की, उसका बचाव करते हुए भी दिखाई दिया। तो ये सारे वो नेक्सस सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें तमाम अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, तमाम लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और उनके साथ में जिनके संबंध हैं, अब उनकी गर्दन तक भी एनसीबी की जो जांच है वो पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि अगर जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, ईडी की जांच आगे बढ़ रही है और सीबीआई भी अपना काम करने में जुटी हुई है, उसके बाद ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पर एक बार और कालिख पुतने वाली है, जब ईडी और एनसीबी के माध्यम से जो मुख्य अपराधी हैं, जो ड्रग पैडलर है या ड्रग स्मगलर है या फिर ड्रग के एडिक्ट जो गजेड़ी नशेड़ी बॉलीवुड वाले हैं, उनके नाम खुलेंगे। साथ ही साथ कुछ नेताओं के नाम भी इसमें जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। और जैसा जयसा पालियन के मामले में एक बड़े नेता के नाम का बहुत ज़्यादा उछल रहा है, उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे की जो फजीयत है वो आगे और ज़्यादा होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।